हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को। छोटी छोटी सी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो जल्दी आज हो जाएगा, छोटा सेशन है। सबसे पहले देखिए, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हमने पहले भी कभी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, लॉस एंड डैमेज फंड। देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड के नए जो डायरेक्टर बने हैं और पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन का किसी को डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। द फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेजिंग के बोर्ड के द्वारा सेनेगल के, कंट्री का नाम है सेनेगल, सेनेगल के वित्त विशेषक नाम है इब्राहिमा शेख डियोंग, इन्हें जो है अपना पहला निदेशक चुना गया है, पहला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसे चुना गया है, इन्हें निदेशक के रूप में चुना गया है, नाम है इब्राहिम शेख डियोंग। दूसरा आता है आपका कि कौन सी कंट्री के ही हैं, तो इनका देश है सेनेगल, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल, इसके रूप में, इसके निदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला बच्चे, अगर हम इस लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें, एलडीएफ कहा जाता है शॉर्टकट में, तो एलडीएफ की स्थापना मिस्र में 2022 में हुई थी, जब यूएनएफसीसी का जो कन्वेंशन हुआ था 27वां, ठीक है, सीओपी जो कॉप 27 हुआ था इजिप्ट में, वहाँ पे जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। दूसरा है कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के नुकसान झेल रहे क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो जो क्लाइमेट चेंज की कंडीशन आजकल हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उन्हें झेलने में सक्षम नहीं है। जो डेवलपिंग नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है, ऑब्वियसली बात है कि उनके पास में तो झेलने के लिए वित्तीय सुविधाएं बहुत सारी हैं, उनके पास में जो है फाइनेंस है, लेकिन जो ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी गरीब हैं, ठीक है, तो उनके पास में जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को झेलने के लिए पैसा नहीं होता है, तो इसीलिए उन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए बनाया गया है आपका एलडीएफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2022 में ये आपका बना था और यूएनएफसीसी की जो मीटिंग हुई थी 2022 में, कॉप 27 इजिप्ट में हुई थी, यहाँ पे जो है डिसीजन लिया गया था। तो इस तरीके से जो है आपका फंड बनाया जाएगा। तो 2022 के बाद से इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लीड नहीं कर रहा था। पहली बार एक डायरेक्टर के रूप में किसी व्यक्ति को चुना गया है, तो नाम याद रखिएगा, इब्राहिम शेख डियोंग इनका नाम है और इनका देश है सेनेगल। सेनेगल को अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखते हैं तो ये आपका बच्चे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे आप कंट्रीज़ को देखेंगे, लीबिया है, अल्जीरिया है, माली है, आपका मॉरिशियाना है, आपका गुयाना है, गुयाना के जस्ट बगल में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका सेनेगल, ठीक है, ये आपका सेनेगल। तो सेनेगल के हैं ये व्यक्ति जिन्हें कि यहाँ पे डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। अगली न्यूज़ बच्चे आपकी नेशनल है। पहला केस एम पॉक्स जो होता है, जिसे हम मंकी पॉक्स कहते हैं ना, तो एम पॉक्स के एक वेरिएंट है जिसका नाम है आपका क्लैड 1B। क्लैड 1B एम पॉक्स का वेरिएंट जो है डिटेक्ट किया गया है केरला में, पहला केस इसका मिला है। और ये बच्चे जो एम पॉक्स है, एमपेक्स का ये जो वेरिएंट है, इसके बारे में खास बात ये है, खास तो नहीं, ज़्यादा कंसर्न करने वाली बात है कि ये बहुत तेज़ी से संक्रमित होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से जो है इंसानों में फैलता है। तो पहला केस जो है इसका केरला में मिला है, नाम याद रखना है इसका, ये है आपका IB एमपॉक्स। अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो एमपॉक्स जो है आपका एक जूनोटिक रोग है, जूनोटिक यानी कि जानवरों से आता है, ठीक है, ये आपका बैट से आता है, मंकी पॉक्स वायरस के कारण ये आपका होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एमपॉक्स का जो पहला मानव मामला मिला था, ये 1970 में मिला था, और कहाँ पे, कॉन्गो, जो कि आपका अफ्रीका में है, कॉन्गो में आपका दर्ज किया गया था। बाकी एमपॉक्स वायरस के अभी जो हैं दो ज्ञात वेरिएंट है, ठीक है, दो इसके प्रकार हैं, एक आपका मध्य अफ्रीका में है जिसे हम क्लैड 1 कहते हैं, और एक आपका क्लैड 2 है जो कि आपका पश्चिमी अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो दो क्लैड वाला या फिर दो इसके प्रकार हैं, अभी जो भी नोन प्रकार है इसके दो काइंड है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लैड 1B एमपॉक्स का जो वेरिएंट है ये आपका मिला है कहाँ पे, केरला में मिला है, और पहला केस इसका जो है यहाँ पे आपका मिला है। और डरावने वाली बात इसके बारे में यह है कि बहुत तेज़ी से फैलता है। अगली न्यूज़ बच्चे इंडिया से रिलेटेड है, नेशनल न्यूज़ है। भारत ने स्वच्छ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के नेतृत्व वाले 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक के समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसे शॉर्टकट में IPF कहा जाता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इसे कहा जाता है, और इसे लीड कौन करता है, USA लीड करता है, ठीक है। तो इसके एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, ठीक
ठीक है, किस चीज़ का, ब्लॉक्स एग्रीमेंट पे साइन किया है किसने, इंडिया ने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन आपका न्यूज़ में आया, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक तो यहीं पे लिखा हुआ है कि अमेरिका के द्वारा इसे लीड किया जाता है। टोटल इसमें आपके 14 मेंबर है, ठीक है, 13 आपके ये सारे के सारे हो गए, ठीक है, एक आपका अभी इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चे इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और इसके बारे में और क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को 2022 में टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था। 14 आईपीएफ भागीदार वैश्विक जीडीपी के 40% और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के 28% का प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपका दुनिया भर का जीडीपी है उसमें 40% जो भागीदारी है वो सिर्फ इन कंट्रीज़ की है, ठीक है। तो इसमें आपके 14 मेंबर है, याद रखिएगा। 2022 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके एक ब्लॉक पे एग्रीमेंट कर लिया है किसने, इंडिया ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ बच्चे एक रैंकिंग है। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट है थिंक टैंक का नाम। इन्होंने हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स में एक इंडेक्स जारी किया है, सूचकांक जारी किया है। उस सूचकांक में भारत ने जापान को छोड़ करके तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। इंडेक्स का नाम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स नाम से आपको समझ में आएगा कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं ओवैसी बात है कि इनकी शक्ति के बारे में इसमें जिक्र किया गया होगा, है ना। तो ये जो आपका सूचकांक है ये एशियन कंट्रीज़ पे एनालिसिस करती है, उनका सर्वे करती है, उसके बाद में उन्हें नंबर देती है, मार्किंग देती है, जिसके बेस पे उनकी रैंकिंग आती है, ठीक है। तो भारत जो है बच्चे जापान को पीछे छोड़ करके तीसरे स्थान पे यहाँ पे आ गया है। अब देखिए पढ़ लेते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स एशिया के विभिन्न देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना पहले और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपका ये किया गया है। यहाँ पे एक आपकी एशिया पावर इंडेक्स इन एशिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एशिया पे जिन कंट्रीज़ का प्रभाव है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स इवोल्यूट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। एशिया में जिन देशों का प्रभाव है, ठीक है, उन प्रभाव को देखते हुए देखा जाता है कि किस कंट्री का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है, उनको इवोल्यूट किया जाता है। उसके बाद में उन्हें नंबर दिया जाता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि अगर एशिया की कंट्रीज़ का है तो यहाँ पे यूएसए कैसे आया है, ठीक है। ये बेसिकली बच्चे आपका ये दिखाता है कि एशिया में किसी देश का प्रभाव कितना ज़्यादा है। तो पहले नंबर पर आप लोग देख रहे हैं कि यूएसए का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है आपका चाइना आ गया है और तीसरे नंबर पे जो है पहले जापान था, जापान को पीछे छोड़ करके आपका इंडिया आ गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि एशिया पावर इंडेक्स जो है आपका जारी किया जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया की थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपकी रैंकिंग है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पावर स्कोर है आपका 2024 का, यूएसए का आपका 81 है, चाइना का 72 है, इंडिया का आपका 39 है, जापान पीछे चला गया है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, आपका थाईलैंड है। इस तरीके से जो है आपका कंट्रीज के क्या है सारे के सारे अपने मार्क्स हैं। और इंडिया का आपको प्लेस याद रखना है, भारत तीसरे नंबर पे है, भारत के ऊपर जो है 2 कंट्रीज है, यूएसए और आपका चाइना है, ठीक है। तो जिन देशों का मतलब जो बाकी देश हैं उनका प्रभाव एशिया में किस तरीके से रहता है, एशियन कंट्रीज पे किस तरीके से रहता है, उसके आधार पे जो है उनका प्रभाव को इवेल्यूएट किया जाता है, उसके बाद उन्हें रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए, पावर सेक्टर के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल, अब इसके जो शॉर्टकट है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका CSIRT पावर, CSIRT क्या है, ये आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम है। अब आपको पता है बच्चे कि आजकल के टाइम पे जब हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी चीज़ जो है हम फ़ायदा तो उठा रहे हैं चीज़ों का, डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम कंप्यूटर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये जितने फ़ायदेमंद है उतनी ही हानिकारक चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो इन हानियों से बचने के लिए, साइबर अटैक से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या किया जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी को भी दिया जा रहा है। तो क्या किया गया है, जो पावर सेक्टर है, ठीक है, जो बिजली क्षेत्र है, बिजली क्षेत्र में अगर कभी इस प्रकार का कोई भी अटैक होता है, ठीक है, साइबर क्राइम होता है, किसी प्रकार का कोई भी आपका क्राइम होता है, साइबर अटैक होता है, उनसे बचने के लिए, उसे डील करने के लिए जो है एक टीम बनाई गई है। टीम को क्या कहा गया है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। और कौन से सेक्टर के लिए, पावर सेक्टर के लिए किया गया है। किसने किया है, यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा से इनोग्रेट किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी जो आपका पावर सेक्टर टीम बनाए, पावर सेक्टर के लिए जो टीम बनाई गई है, ये हमारी जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी 2013 उसके अंतर्गत जो है आपकी बनाई गई है, ठीक है। और बाकी अगर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो नेशनल बच्चे जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है आपकी 2013 की है, एक तो ईयर याद रखिएगा। बाकी इसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उद्देश्य नाम से ही आपको पता लग रहा है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा को बहाल
बहाल करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी देने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो है ये आपकी पॉलिसी लाई गई है। और ऐसा नहीं कि पॉलिसी जो लाई गई है वही आपकी अभी तक इंप्लीमेंट हो रही है, 2000 के बाद, 2013 के बाद में बचे आपका, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, क्योंकि क्राइम्स भी आपके जिस तरीके से बदल रहे हैं उस तरीके से पॉलिसी भी हमें बदलनी पड़ेगी, तभी हम उसे टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो 2013 के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हुआ है आपका, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे ना, साइबर पुलिस स्टेशन अलग से होती है हर एक जगह के लिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर है आपका, अभी पावर सेक्टर के लिए किया गया है, ठीक है। तो जो बहुत वल्नरेबल आपका डिफेंस सेक्टर है, जो वल्नरेबल सेक्टर है वहाँ पे जो है आपका एक साइबर सिक्योरिटी टीम जो है आपकी बनाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका काम किया जा रहा है, और ये आपके 2013 की पॉलिसी है जो लगातार अमेंड होते होते जो है आपकी इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो उसी के तहत ये किया गया है कि पावर सेक्टर के लिए एक रिस्पॉन्स टीम जो है बनाई गई है। चलिए अब शॉर्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज हो गया है। बात करते हैं कि किसके नाम पे रखा गया है, तुकाराम महाराज के नाम पे रखा गया है। और तुकाराम महाराज का जो नाम है बच्चे, या फिर ये कौन थे, तो ये बहुत फेमस 17वीं सदी के मराठी कवि थे, हिंदू संत थे। इन्हें महाराष्ट्र में तुका कहा जाता है, तुको बारिया कहा जाता है, तुकोबा कहा जाता है, ठीक है। तो इनके आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो याद रखना तुकाराम महाराज जी के नाम पे जो है आपका पुणे के इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम रख लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अगला है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपका स्टडी जीके का एक पोर्शन आता है। उड़ीसा, उड़ीसा में एक कम्युनिटी है बच्चे, इस कम्युनिटी का नाम है आपका मनकीदिया, ठीक है। मनकीदिया समुदाय है। मनकीदिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी बन गया है, ठीक है। पीवीटीजी अब हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक आपकी कम्युनिटीज़ होती है जैसे हम ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में कुछ जो है आपके बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पीवीटीजी कहा जाता है, ठीक है। तो एक पीवीटीजी कम्युनिटी है उड़ीसा के अंदर, इसका नाम है मनकीदिया समुदाय। इन्हें जो है आपको क्या दिया गया है, अपने घरों पर, अपने खेतों पर राइट दिया गया है, और ये राइट लेने वाली ये उड़ीसा की 6वीं नंबर की पीवीटीजी है, ठीक है। तो ये 6वीं है, 7वीं, इस तरीके से नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि मनकीदिया समुदाय कहाँ से रिलेटेड है, ओडिशा से रिलेटेड है, ठीक है, याद रहेगा इतना। उसके बाद है मनकीदिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो कि मुख्य रूप से जंगलों में अपना जीवन यापन करती है, और यह बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। अर्ध खानाबदोश पता है ना आपको, जो लोग एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, कुछ समय जो है किसी एक पार्ट में रहेंगे, वहां से छोड़ करके कुछ समय बाद जो है सीजन के हिसाब से अपनी अपनी जगह चेंज करते हैं, अपना व्यापार चेंज करते हैं ना, तो इन्हें कहा जाता है खानाबदोश। तो बच्चे ये जो आपकी ट्राइब्स है, जो ये आपकी कम्युनिटी है मनकीदिया समुदाय ना, ये एक ट्राइब का ही सब पार्ट है। और कौन सी ट्राइब है ये ट्राइब का नाम है बिरहोर जनजाति, ठीक है। तो बिरहोर जनजाति कहाँ पे है आपकी, उड़ीसा से रिलेटेड है। मनकीदिया कम्युनिटी कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपकी न्यूज़ है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये जो है आपका एक सेमी नोमैडिक सेक्शन है बिरहोर ट्राइब का, मनकीदिया कम्युनिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अर्ध खानाबदोश वर्ग है। अगली शॉर्ट न्यूज़ आपके किस चीज़ के बारे में है, अगली शॉर्ट न्यूज़ है भारत की एक नई एयरलाइन जिसका नाम होगा संख एयर। इसको हाल ही में विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी मिल गई है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है, ठीक है। एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपना हब बना करके भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ऑब्वियस सी बात है कि और भी डेवलपमेंट इसमें होने होंगे, हम उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगली जो आपकी शॉर्ट न्यूज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, जिसमें कि एक बोस्टन में खोला जाएगा और दूसरा आपका लॉस एंजलिस में खोला जाएगा। हालांकि दोनों शहर ऐसे हैं कि मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि यूएसए में है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं बोस्टन का नाम सुना होगा, लॉस एंजलिस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो दोनों शहर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि बोस्टन जो है कहाँ पे है, या फिर कहाँ पे भारत अपने नए 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलने की तैयारी कर रहा है, तो ये आपका यूएसए में किया जा रहा है। यूएसए के कौन कौन से शहर है, बोस्टन है आपका, लॉस एंजलिस है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना बच्चे, ठीक है। और ये यूपी की पहली अनुसूचित एयरलाइन है, अभी मंजूरी मिली है, ये भी अभी डेवलपमेंट होना है इसमें, ठीक है। अभी इसमें भी जो है आपके डेवलपमेंट होंगे। ये देखिए उत्तर प्रदेश सोर्स हाई एज संख एयर।
अगली आपकी जो न्यूज़ है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वायरमेंट की न्यूज़ अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप CBT 2 देंगे जब RRB जेई का। शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई नगर वन योजना ने हाल ही में 100 नगर वनों का 100 दिवसीय लक्ष्य हासिल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पूछा जाएगा कि ये जो योजना है, नाम क्या है योजना का, नगर वन योजना। नगर वन योजना बेसिकली थी क्या, ये योजना क्या थी बच्चे, इन्होंने पहले क्या किया, 100 सिटीज़ को, 100 नगर को इन्होंने चुना, नगर वनों को इन्होंने चुना, और नगर वनों को जो है 100 दिन के भीतर भीतर इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे प्लांटेशन का इनका एम बनाया हुआ था वो इन्होंने लक्ष्य कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इस योजना में नागरिक भागीदारी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में वनरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, ठीक है। तो ये जो स्कीम चलाई जा रही थी हमारे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ये कंप्लीट हो गई है अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, मंत्रालय का नाम याद रखिएगा और आपका स्कीम का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में बचे अभी जो ये मिनिस्ट्री का नाम हम पढ़ रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के वर्तमान में जो मंत्री जी हैं इनका नाम है भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो भूपेंद्र यादव की ही लीडरशिप में जो है आपका ये हुआ है, याद रखिएगा नगर वन योजना जो है योजना का नाम है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो आज का सेशन जो है आज का यहीं पर समाप्त होता है। 2-2 लाइन की, एक लाइन की न्यूज़ रही, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरीके का सेशन होता है तो आपका फ़ायदा होता है, आप पीछे का जो चीज़ है, पीछे का जो आपका छूट गया है उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे किसी प्रकार की तैयारी अगर आप RRB जेई के लिए कर रहे हैं, RRB NTPC के लिए कर रहे हैं, RRB ALP के लिए कर रहे हैं, तो मेक इट इजी मैकेनिकल के बच्चों के लिए और मेक इट इजी सिविल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं उसके अंदर, एक बार जाइएगा अपना देखिएगा क्या आपको नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। हर प्रकार के प्रोडक्ट हैं, आपकी बुक्स भी हैं, ई बुक्स हैं, आपके कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, मेक इट इजी मैकेनिकल और मेक इट इजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।